हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हर संडे क्लास 10th के लिए एक नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। वन शॉट वीडियो होगी। सारे रियल नंबर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। सिर्फ एक क्लास में आपका पूरा रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। और मैं ये बता दूँ कि ये जो सेशन है वो इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, दोनों मीडियम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रियल नंबर नाम से समझ में आ रहा है रियल, जो कि रियल हो। रियल मतलब जैसे कि आप क्या कह सकते हो, कोई भी नंबर, छोटा नंबर हो, कोई बड़ा नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, या कोई दशमलव में नंबर हो, कोई बार में नंबर हो, वो सारे नंबर्स क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप नोट कर लेना। डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर जो कि छोटी हो या बड़ी हो या नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, ठीक है, या फिर वो क्या है दशमलव में है, वो सारी क्या होंगी? रियल नंबर होंगी। तो वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा 2.4 हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं 5.25 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो सारी संख्याएं होती हैं वो सारे रियल नंबर में आ जाती हैं, ये आप समझो। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं ये हो गई। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, तो ये क्या है? ये रियल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो रूट -1 आ गया, इसकी वैल्यू होती है i, इसे हम आयोटा कहते हैं, और ये रियल नंबर में नहीं आता, ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया में, वो सारी क्या होंगी? रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपने सुना होगा कि रैशनल है, इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। तो रैशनल या परिमेय संख्या की डेफिनेशन अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है। कोई भी रियल नंबर जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर उसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल या फिर परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। q क्या है? q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और p और q यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। हेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे नहीं देखेंगे कि जैसे बिल्कुल किताबों में लिखा होता है। हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से आप मैथ को अपनी लाइफ में उतार सकते हो, किस तरीके से आप आसान तरीके से मैथ को समझ सकते हो। ये इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। किताबी भाषा को देखोगे तो किताबें तो आपके पास भी है, आप चाहो तो बुक खोलो और फिर उसके बाद उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे चीज़ों को कि थोड़ा फ्रेंडली लगे, ठीक। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, मैथ्स में काफ़ी डर लगता है, समझ में नहीं आता कैसे करें। तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि हाँ, किस तरीके से आप थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझ सको कि वाकई में है क्या, मैथ्स क्या है। मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथ एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? परिमेय संख्या देख ली। यहाँ पर क्या है? कोई भी रियल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और p और q क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है। p एंड q क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये रैशनल होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें रैशनल का एग्जाम्पल, अब एक बात बताओ, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे कि 1/2,
1/2 क्या है, ये क्या है, ये रैशनल हो गया या फिर परिमेय संख्या आप कह सकते हैं। 5/2 ये क्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद अगर हम सिर्फ 2 लिख दें तो 2 क्या है, 2 रैशनल होगा या इरैशनल होगा। इरैशनल की तो हमने बात ही नहीं की। एक बात बताओ, ये रैशनल होगा या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम 2 को देखें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। जब बटे में 1 लिखेंगे तो इसका मान तो क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया p, ये हो गया p = 2 हो गया, q = 1 हो गया। तो p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, यहाँ पे q की वैल्यू 1 है ना कि 0 है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं 0.5 क्या है, 0.5 रैशनल है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ आपसे पूछी गई है, कमेंट करके पहले आप बताइए कि ये है या नहीं। उसके बाद आगे की चीज़ देखिएगा, पहले खुद सोचिए कि 0.5 क्या है, रैशनल है या नहीं है। अब एक चीज़ देखिए कि 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप लिख सकते हो अगर आप दशमलव हटाना जानते हैं। अगर नहीं जानते तो भी देख लीजिए कैसे हटाते हैं। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जब डेसिमल होता है इसको हम ऐसे हटाते हैं, ये ऊपर बचता है सिर्फ 5। जहाँ पे डेसिमल हमने हटाया ना, ये इसकी जगह आता है 1, और ये जो बाद में जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 उतार देते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 डिजिट है तो हमने 1 0 उतार दिया। क्लियर है बात। अब 5/10 हो गया, 5/10 हो गया, तो 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब ये बताओ, p/q के फॉर्म में इसको लिखा गया, p/q के फॉर्म में इसको लिखा गया और q = 0। यहाँ पर q की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है या फिर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको फिलहाल ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है और रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ, आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या या फिर इरैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरैशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर से रिलेटेड है। रियल नंबर मतलब क्या, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इरैशनल, ये तो बड़ा मतलब इजी सा हो गया कि अच्छा जी इसको तो p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, अब ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अपरिमेय है या नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें √2, ठीक है, √2 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो √2 की जो वैल्यू होती है हम नॉर्मली लिख देते हैं 1.41। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ 1.41 होती है। आप एक बार कभी कैलकुलेटर में देखना या किसी चार्ट में जाके देखना कि √2 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। ये तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है, और जब इनफाइनाइट तक कोई चीज़ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो इरैशनल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दूसरी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर तो हमने लिखा है कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का क्या रोल है। सीधे से देखो, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p और q क्या है, यहाँ पर पहले अच्छे से पता होगा, इंटीजर्स है। ये रट लो कि p/q, p और q क्या है, इंटीजर्स होंगे। p/q इंटीजर्स हैं, p/q इंटीजर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, p और q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। तो √2 है, √2 को बताओ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि √2 को क्या लिखा जा सकता है, √2/1 लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, p और q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। अब एक बात बताओ, q की वैल्यू तो आपने 1 लिख ली, ठीक है, q क्या है, इंटीजर भी है। p
p क्या है, p √2 लिख दिया आपने, लेकिन √2 क्या इंटीजर है क्या, √2 इंटीजर है या नहीं है? सिंपल सी बात है भाई, √2 कौन सा इंटीजर होता है? इंटीजर क्या होते हैं? दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इंटीजर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, धनात्मक संख्याएं या फिर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से चलता रहता है। और जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, वो कॉमन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √2/1 जो हो गया या √2 कह सकते हो, ये क्या है, इरेशनल है। इसी तरीके से √3 क्या है, ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि √16 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। अब एक बात बताओ आप, √16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो। तो रूट में अगर 4 × 4 है, अगर ये करनी लगा है, ये रूट लगा है, तो ये क्या होगा, जब बाहर आएगा तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा 4, यानी कि ये आ गया, इसकी जो वैल्यू है वो 4 के बराबर आ गई। अब वो 4 क्या है, 4 को आप लिख सकते हो p/q के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आपने लिख दिया। p क्या है यहाँ पर 4 p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब p और q यहाँ पर दोनों इंटीजर है। मतलब ये क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। ये क्या हो गया, ये तो हो गया रैशनल या फिर परिमेय। ये क्या हो गया, रैशनल हो गया या तो परिमेय हो गया। क्लियर है बात। अब पाई की बात कर लेते हैं। जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है, वैसे अगर नॉर्मली देखोगे ये क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करके कभी देखना बहुत लंबी वैल्यू आएगी, और इतनी लंबी वैल्यू आएगी कि उसे पॉसिबल नहीं है p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई भी क्या है, इरेशनल है, या फिर आप कह सकते हो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको रियल नंबर और उसके बाद रैशनल, इरेशनल नंबर, तीन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है। अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपको पता होगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप उस पे जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया गया है, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो ये अच्छी चीज़ है कि थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, कोई यूज़ भी उतना नहीं है, इसलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर इस चीज़ को हटा दिया गया है सिलेबस से। तो अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखिए एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है, 1.2 में कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहला है प्राइम नंबर। चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ लोग उतावले हो रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन कब आएगा, क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए आप। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर, या फिर इसे अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है? देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, फैक्टर सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर वो होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए कि क्या है 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 ही लिखो, 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो 1 × 2। अब और किसी फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता, या तो 1 × 2 करोगे या तो 2 × 1 करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में क्या आएगा, अगर ऐसे गुणे के फॉर्म में लिखना है तो, अगर डिवाइड भी करना चाहो तो बटे 1 कर दो, तो वो तो जितना मर्जी उतना कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 को क्या लिख सकते हो, ये गुणनखंड जो होता है, जो फैक्टर होता है, वो क्या होता है, उसमें हम गुणा करके उसी चीज़ को लिखते हैं कि कितने पार्ट में इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 या 2 × 1, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ लिखी नहीं जा सकती। तो अगर कोई चीज़ है, कोई नंबर है, उस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, उसके सिर्फ क्या है, 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर होने का मतलब या तो 1 हो, या तो वो संख्या खुद हो, या तो 1 हो, या तो वो संख्या खुद हो।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 आपने देखा कि 2 क्या है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। पूरी तरीके से डिवाइड करना है, दशमलव में नहीं लाना है, पहले मैं बता दे रही हूँ, दशमलव में नहीं लाना, पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए। तो एक बात बताइए, ये तो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो पाएगा या तो 2 से डिवाइड हो पाएगा, और कोई तीसरा नंबर है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 13 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। 13 है, 13 को आप क्या लिख सकते हो, 13 को लिख सकते हो 1 इंटू 13, 13 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 13, या फिर 13 इंटू 1। तो एक बात बताओ, 13 और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 या 13 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या? दशमलव नहीं लाना है, पूरी तरीके से विभाजित करना है, पूरी तरीके से इसको काटना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा या तो 13 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 12 की, 12 की, ठीक है, ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। अगर 12 हम देखें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेसिकली ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी, आपको गुणनखंड विधि से क्या होता है, फैक्टर्स निकालना पता होगा। अगर नहीं पता तो एक मैं रफ एग्जाम्पल दे देती हूँ। 12 है, अब 12 को क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर से काटते हुए चलना है और बड़े नंबर की तरफ चलना है, और पूरा काटना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में 12 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर काटो, 3 बार में चला जाएगा 6, फिर उसके बाद ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 3, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा और ये आ गया यहाँ पे 1। तो यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब एक बात बताओ, 12 जो है इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये 12 जो है वो 1 से भी कट जाएगा, ये जो 12 है 3 से भी कट जाएगा, ये जो 12 है वो 2 से भी कटेगा, फिर एक 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 4 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पे इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, इतने सारे आ रहे हैं। इसको काटने के लिए 12 को अगर आप काटना चाहो, सिंपल सी बात है, 12 को काटना चाहो तो किस किस से काट सकते हो, देखो ज़रा, 12 को अगर काटना चाहो तो ये 1 से तो कट ही जाएगा, फिर 12 को 2 से काटना चाहो 6 आ जाएगा, फिर 12 को 3 से काटना चाहो ये 4 आ जाएगा, 12 को अगर आप 4 से काटना चाहो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 12 को 12 से काटना चाहो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ क्या हो रही है, कट के क्या कट जा रही है। यहाँ पे 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 12 से भी, सबसे कट रहा है। इसका मतलब इसके 1 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एक में पहले में क्या होता था, प्राइम में सिर्फ वो संख्या खुद होती थी या तो 1 होता था। अब इसमें क्या है, वो संख्या भी है, 1 भी है, उसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिससे कि वो कट जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये प्राइम नंबर हमने देखा, और ये चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, खुद से तो डिवाइड होता ही है, 1 से भी डिवाइड होता है, उसके अलावा और भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनसे वो डिवाइड होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ये जो 12 हमने देखा था वो क्या था, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल था। अब देखिए क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा होगा, इसकी बात कर लेते हैं। LCM होता है और ये होता है HCF, ठीक है। LCM लीस्ट कॉमन, यहाँ पे मल्टीपल, और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त, और HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको LCM और HCF अगर वैसे तो निकालने आता होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर 1-2% भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि LCM और HCF निकालना नहीं आता, तो एक बार ज़रूर देखिए इस चीज़ को, और जिनको नहीं आता वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, सॉरी जिनको आता है वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, जिनको नहीं आता है ये 2 मिनट देख ले यहाँ पे। तो होता क्या है, देखिए अगर जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर जैसे कि मान लिया हमने, एक नंबर 6 है और एक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है और 6 है। तो इसको क्या कहते हैं, 6 और 3 जो होता है इनके हम फैक्टर्स लिख देते हैं। इनके जो यहाँ पे फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है मैंने बताया था आपको। जैसे 6 है, 6 के आप फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 3 बार में जाएगा, 3 1 बार में जाएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 जो है देखिए 3 का क्या है, 3 एक ही बार में जाएगा क्योंकि 2 से तो कट नहीं सकता ये। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 इंटू 1 क्या हो गया, इसको लिख गया।
अब LCM और HCF अगर इन दोनों नंबर्स का निकालना है तो करना क्या है आपको, LCM की बात करते हैं। सबसे पहले दोनों ऊपर नीचे जो कॉमन है वो चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। जो ऊपर नीचे कॉमन है उसको लिख देते हैं। तो 1 क्या है, ऊपर नीचे कॉमन है तो 1 लिख दिया, इनटू। अब 3 कॉमन है, 3 लिख दिया, इनटू। जो भी बचेगा उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद अभी ये छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स होते तो और वैल्यूज़ आती। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें बचेंगी उसको हम उतार देंगे, वो हो जाएगा LCM। HCF की अगर हम बात करें तो HCF में सिर्फ लिखते हैं जो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन जो है, हाईएस्ट चीज़ें जो कॉमन है, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन है उसको वहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है और दूसरा क्या है, 3 कॉमन है। तो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएंगे, और LCM में क्या होगा, जो कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो भी चीज़ें बचेंगी वो क्या होंगी, वो भी लिखी जाएंगी। तो ये हो गया आपका LCM और ये हो गया आपका HCF, ठीक है। ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हिंदी वाले क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, तो आप दोनों चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे कि क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, 140 है, ठीक है। ये क्या है, 140 है। तो 140 को क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं आपको बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, यानी कि इसको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। अब 140 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 बार में पहले जाएगा, ठीक है, 70 हो गया। 2 से फिर काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। ये 7 बार में जाएगा, ये 1। तो इसका जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर्स इसके जो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। यही चीज़ पूछी गई थी। तो पहले का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, पहले का फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी में से देखते हैं, एक 4th पार्ट जो इसका है 5005, ये इसका 4th पार्ट। तो अब यहाँ पे बताओ, ये सबसे पहले किससे जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये 5 से काटो, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से कब करता है, जब एंड में या तो 0 हो या तो फिर कोई इवन नंबर हो तो ही वो कटेगा। तो अब क्या हो गया, 7 से काटो, 7 एकम 7 हो गया, और 4 बार में, और यहाँ पे 3 बार में, 143 बार में जाएगा, ठीक है, 143 बार में जाएगा। अब यहाँ पे करो, अब 11 से जाएगा, 11 और ये 3। अब 13 जो है सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 5005 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। नॉर्मली 1 हम स्किप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 तो रहेगा ही, ये तो कॉमन है, ठीक है, अंडरस्टूड है ये कि 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपकी हो गई। अब इसी तरीके से आपके जो फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है या 5th क्वेश्चन है, वो आपको खुद से करना है। क्यों खुद से करना है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो मैथ्स करने वाली चीज़ नहीं होगी, ये तो रटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर मैथ में आप कमांड करना चाहते हो तो, अगर सिर्फ रटी रटाई चीज़ देखना चाहते हो तो बुक आपके पास है, गाइड्स भी आती हैं, आप उसमें से छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 2 नंबर्स दिए हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका LCM निकालना है और HCF निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ करनी है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हम पहला पार्ट ले लेते हैं, 26 हो गया, 91 हो गया, ये हो गया।
अब दोनों का क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो, मैंने एग्जांपल देके बताया था। तो 26 है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल दो, प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 91 है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो ये जाएगा 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 13 है तो 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, ठीक है। 13 सिर्फ क्या होगा, 13 से ही कटेगा। अब यहाँ पे अगर देखो 91 है तो 91 2 से नहीं तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। ये चला जाएगा आपका 7 से 7 एक बार में जाएगा और यहाँ पे 3 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 किससे कटेगा, 13 सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। यानी कि आप 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13 × 1। 1 तो कॉमन है भाई, 1 का तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो लिखना ही है। 91 को लिख सकते हैं 7 × 13 × 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें करते हैं कॉमन चीज़ें सबसे पहले लिख लेते हैं, कॉमन चीज़ें लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 1 × 13। उसके बाद जो भी बचेगा वो हम उसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 2 बचा और 7 बचा, तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो कॉमन चीज़ें जो होती हैं भाई सिर्फ एचसीएफ में लिखी जाती हैं। भाई ये सी है, कॉमन है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1 है और 13 है, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ कॉमन है नहीं, तो हम उसमें लिखेंगे नहीं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों का प्रोडक्ट है, जो दोनों का नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट्स क्या है, 26 और 91 जो है वो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है एलसीएम × एचसीएफ के बराबर है। तो अब इधर देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ये होगा आपका 2366 आएगा। और एलसीएम × एचसीएफ जब करोगे तो एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम है 1 × 13 × 2 × 7 और एचसीएफ क्या है 1 × 13। जब इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2366, ठीक है। 2366 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो एक तरीके से ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे देखिए ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। वेरीफाई करना है ना हमें, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमें ये चीज़ देखनी है, जांच करनी है कि एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को भी आप रट लेना, ठीक है, दिमाग में रखना, क्योंकि कभी भी यूज़ में आ सकता है। आगे आप जाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैथ्स में इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें भी कुछ भी खास नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, वही चीज़ जो हमने देखी थी, ठीक है। क्या करोगे, अब 12, 15, 21 है, 12 है, 15 है, 21 है। अब इसको क्या करो, 6 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में चला गया, 3 5 बार में जाएगा, 5 1 बार में जाएगा, 3 7 बार में गया और 1 बार में गया। तो अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 1, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 1, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 1। यहाँ पे एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, बात खत्म, बस यही चीज़ पूछी गई थी। एलसीएम और एचसीएफ इसी तरीके से पूछा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है आपको, ये सब हिंट मैं दे रही हूँ, हर एक चीज़ का क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। बुक आपके पास है, ठीक है, नहीं तो आप अगर अब नहीं भी है या फिर ई बुक्स आती हैं, ठीक है, आप उसमें से क्वेश्चंस देख सकते हो। आंसर जो है वो आपको आपकी बुक के बैक साइड में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी वेरिफिकेशन करना है कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ से भी मैच करा सकते हो। बाकी उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को सॉल्व कराने की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमने फोर्थ क्वेश्चन गिवन दैट एचसीएफ इतना है एंड एलसीएम फाइंड एलसीएम। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है। अब देखिए मैंने जो एक फार्मूला बताया था उसका यूज़ यहाँ पे आ गया है, इसका यूज़ आ गया है। तो है क्या यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ चला गया,
क्वेश्चन खैर यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, HCF है 306 है, 306 है एक नंबर है, और दूसरा है 657। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो HCF है, HCF जो है वो दिया है 9, इसका LCM निकालो, LCM पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM और HCF, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या क्या है, 306 है, दूसरी संख्या 657 है, LCM कितना है पूछ रहा है, HCF क्या है 9 है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जो 9 होगा वो इधर आ जाएगा बटे में, ठीक है। अब 9 से काट लो, गुणा भाग कर लो, LCM आपके पास आ जाएगा, ठीक है। गुणा भाग कर लो अपने आप, और ये उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी लगेगा। बाकी अगर ऐसे बोर होके पढ़ोगे और दिमाग में डर बिठा के पढ़ोगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो क्या करूँगा, तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें तो यही पढ़ना पड़ेगा ना कि आखिर वाकई में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n दिया है, और कह रहा है कि कोई भी कभी भी एंड में इसके 0 आएगा या नहीं आएगा, अगर n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ये कहाँ है, इनफाइनाइट तक जाएगा, एंड तक लेते जाओ जहाँ तक जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, इसी बात में समझ लो, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है, होल नंबर वो भी क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर का क्या होता है कि 0 लगा दो, और नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी कहाँ तक ले जाओ, इनफाइनाइट तक ले जाओ भाई, जहाँ तक ले जाना है ले जाओ। ये होल नंबर, होल में क्या होता है, ये O आता है ना, तो O मतलब 0 लगा दिया, हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर, नेचर हमारा क्या है, नेचर। आप क्यों पढ़ रहे हो, एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छी रैंक हासिल कर सके, आगे जाके हमारा फ्यूचर बन सके, पैसे मिल सके। तो पैसे क्या होते हैं, ये तो क्या है, स्वाभाविक है। और जितने भी 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सारे क्या होंगे, ये नेचुरल होंगे, ये हमारे नेचर में है, ये चीज़ समझो, ठीक है। हालांकि ठीक है, शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भी पैसे की बात हो रही है, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि दिमाग से भूलनी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं और समझ नहीं आता, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छा होल नंबर क्या था, अच्छा नेचुरल नंबर क्या था, रियल नंबर क्या था। तो उसके लिए है ये कि नेचर में क्या है, पैसा है। तो पैसा क्या है, 1, 2, 3, 1 रुपया से शुरू है, और कहाँ तक, जितना पैसा कमा सको उतना पैसा है। तो होल नंबर क्या हो गया, होल नंबर में O आ रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 की पावर n है, 6 की पावर n, तो n क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले n नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 होगी एक बार, तो 6 की पावर 1 क्या हो गया, 6 हो गया। फिर n की वैल्यू 2 रख दो, n 2 रख दो, तो 6 की पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6, ये हो गया 36। अब 6 की पावर क्या करो, 3 रख दो, n मतलब n इज इक्वल टू क्या रख दो, 3 रख दो, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये क्या हो गया, 216 हो गया। अब क्या करो, 6 की पावर, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रख दो, 4 रख दो, तो 6 की पावर 4 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1296 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, लास्ट में यहाँ पर भी 6 आ रहा है। एन की आप जितनी वैल्यू रखोगे आप खुद भी चेक कर लेना, 10 रख दो, 20 रख दो, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उसके लिए इसकी लास्ट जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी, ना कि 0 आएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या 0 के साथ एंड में 0 के साथ आ सकता है, ये एंड में 0 आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा, तो बात ख़त्म। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, 0 आना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। किसी खेल के मैदान के किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर पाथ है। सोनिया यहाँ से शुरू करी है, 18 मिनट उसको लग रहा है एक चक्कर लगाने में। उसके बाद कह रहा है इस मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं रवि को। अब रवि भी है एक लड़का, इसको लग रहा है 12 मिनट, इसका स्टेमिना ज़्यादा है भाई, ठीक है, जल्दी पार कर ले रहा है। तो यहाँ से ये सोनिया जो आ रही है एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, रवि जो है 12 मिनट में चक्कर को पूरा कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। अगर वो दोनों एक समय पे ही शुरू कर रहे हैं, एक टाइम पे शुरू कर रहे हैं और एक जगह से ही शुरू कर रहे हैं, तो गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद वो एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब रवि और सोनिया इकट्ठे एक साथ यहाँ पर कितने उसमें मिलेंगे, कितने वक्त में मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आप अगर एलसीएम निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, सोनिया यहाँ से निकली और यहाँ पर एक चक्कर इसने लगा दिया। रवि निकला 12 मिनट में, इसने एक चक्कर लगा दिया। लेकिन जब तक रवि यहाँ पर पहुँचा 12 मिनट में, ठीक है, सोनिया कहीं 12 मिनट में यहीं पे होगी, सोनिया कहीं यहीं पे तो होगी, क्योंकि भाई इन दोनों में 6 मिनट का गैप है, एक चक्कर में 6 मिनट का गैप है। तो एक मिनट में अगर एक चक्कर में 6 मिनट का गैप है, तो ये वही चीज़ पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये दोनों यहाँ पर होंगे, सोनिया और रवि दोनों यहीं पे कब होंगे। तो यहाँ पे अगर 18 और 12 का आप निकाल दो एलसीएम, 18 और 12 मतलब फैक्टर्स पहले निकाल लो। फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे 3 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1। तो हम 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 3 × 1, और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1। अब एलसीएम इनका क्या होता है, 1 3 2, तो 2 × 3 × 1, जो चीज़ें कॉमन है वो लिख दी, उसके अलावा जो बच रहा है वो लिख देते हैं। तो 2 3 6, 6 3 18 और 18 36। 36 मिनट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलेंगे। कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। 36 मिनट में ये क्या होंगे, एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब ये जो चैप्टर है इसमें कई लोगों को लगता है कि इसमें स्टेप्स बहुत सारे हैं और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो देखेंगे इसमें कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन आप देखिए, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। प्रूफ हमें क्या करना है, ये क्या सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, और एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है इस पर, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी क्या, जो स्टेप्स इसमें लिखने हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे। तो क्या है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में एक अजम्पशन मान लेते हैं कि √5 या जो भी चीज़ दी है, √3 है, √2 है, वो क्या है, एक रैशनल है, एक परिमेय संख्या है। हमारी ये अजम्पशन होती है, क्या है, हमने ये क्या मान लिया कि √5 क्या है,
इज रैशनल नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो क्या लिखेंगे, √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर कोई भी चीज़ रैशनल है या परिमेय संख्या है तो हम उसको क्या लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 जो होगा उसको हम लिख देंगे p/q के फॉर्म में लिख देंगे। p और q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें लिखनी ज़रूर है कि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया। यहाँ पर p और q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर के फॉर्म में। तो यानी अगर एज्यूम करिए, आप मान लीजिए, समझते हैं इस चीज़ को पहले, p/q वाला क्या सीन है कि अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर 12 है, ठीक है, और ये क्या है, q की वैल्यू यहाँ पर 3 है, p की वैल्यू 12 है, q की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो एक बात बताइए, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। q की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो 12 को, तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, और बटे में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 4, यानी कि 4/1 ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रैशनल है। अब ये कैसे हमने निकाला कि 12/3, यहाँ पर p/q कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो 12/3 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है और कट भी गया। तो ये चीज़ है कि p/q में हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी कॉमन हो, तो उस कॉमन चीज़ को हम काट देंगे, और काटने के बाद √5 को हम एक नए नाम से दे देंगे, a/b के फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि ये जो है 4/1 जो आया, वो मान लेते हैं ये क्या है, a/b के बराबर है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी था कि p/q एकदम से a/b कैसे बन गया। तो a/b इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर a और b अब क्या हो गए, अभी तक a, p और q क्या है, इंटीजर्स थे, लेकिन यहाँ पर a और b यहाँ पर क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, a एंड b को प्राइम हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, या फिर आप कह सकते हो कि अपने एक से कटे या खुद के नंबर से कटे, तो वो क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपके ये 3 स्टेप्स हो गए। पहला क्या था स्टेप कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा, ये हमारी अजम्पशन है। दूसरा क्या है कि अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। उसके बाद अगर कोई भी कॉमन नंबर है तो उसको हमने काट के उसको क्या किया, a/b के फॉर्म में लिख दिया। तो √5 = क्या हो गया, ab हो गया। ठीक है, a/b हो गया। ab यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है या फिर सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि या तो वो 1 से डिवाइड होगा, या तो वो खुद उस संख्या से डिवाइड होगा जो संख्या की वो खुद है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √5b = क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हो, √5b = अगर a हो गया तो एक काम करो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, यहाँ पे हर एक स्टेप लिखना है, यहाँ पर हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा = क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। 5b² = a² हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई, तो अब एक बात बताओ, एक और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, b² क्या हो जाएगा, b² = a²/5। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर a²/5 है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, a² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये समझिए इस चीज़ को, मान लेते हैं a = क्या है, 5 है। समझिए इस चीज़ को, a = 5 है, तो a² कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, पर 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a
जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में कि अगर क्या हो रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब 5 ए को डिवाइड करेगा इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बाद कुछ ना कुछ और वैल्यू, 5 के बाद कुछ ना कुछ और वैल्यू, इसको हम मान लेंगे कि 5c हो गया। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c, और c क्या है, सम इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, ठीक है। c क्या है, सम इंटीजर है। अब a इज इक्वल टू 5c जब आपने कर दिया, अब ये चीज़ मैं इरेज कर दे रही हूँ, यहाँ पर जब आपने ये चीज़ कर दी तो अब आपके पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5c हो गया। अब आपको पता है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है। अब b और c के टर्म में आप क्या करोगे, इस चीज़ को ले आओगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है 5c, यानी ये 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25 का c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटो ज़रा, तो ये 5 बार में जाएगा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c स्क्वायर। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे की थी वही आप b और c के साथ करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे कि 5 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे c स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। तो अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो होगा b को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ जो a के साथ हुई थी वही यहाँ पर b के साथ भी वही चीज़, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये क्या हो रहा है, 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा, b को भी डिवाइड करेगा, 5 b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 5 के अलावा हमारे पास ए बी क्या है, एक आप कह सकते हो ए बी हमने क्या देखा था, ये क्या है, को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। मतलब नंबर्स के अलावा, 8 के अलावा यहाँ पर 5 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। जब दोनों में कॉमन ये चीज़ें आ जाएंगी, इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए बी क्या है, एक को प्राइम है। तो को प्राइम होने का मतलब ये क्या है, ये हमने कहाँ से अजम्पशन माना है, क्योंकि ये इरेशनल है। रैशनल था तभी तो काट के हमने इसको को प्राइम माना, ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि 1 के अलावा भी ये 5 से कट रहा है, यानी कि जो हमारी अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, अजम्पशन रॉन्ग है। तो अगर अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो आप एक चीज़ बताओ कि ये जो होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था कि रूट फाइव क्या है, एक क्या हो जाएगा, रूट 5 एक इरेशनल हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर इरेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ स्टेप्स के फॉर्म में चीज़ों को लिखना है। फिर से एक बार देख लीजिए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि मान लेंगे अजम्पशन हमारी क्या होगी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p q के फॉर्म में हमने लिखा तो जो चीज़ें कॉमन है वो हमने काट दी, और काटने के बाद a और b के फॉर्म में लिख देंगे, और a b क्या हो जाएगा, यहाँ पर को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। जो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। अब हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 आ गया। अगर a स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए हमने क्या कर लिया, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा, एक नया फैक्टर आ जाएगा वहाँ पर। अब यही चीज़ b और c के साथ करेंगे और देखेंगे कि b स्क्वायर जो है वो आगे जाके क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी b भी 5 से डिवाइड होगा। यानी दोनों केसेस में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और a भी हमने माना था कि ये क्या है, एक को प्राइम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है। और उसके बाद हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये जो क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में सेकंड क्वेश्चन है, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर 3 + 2 रूट 5 वही चीज़ करनी है हमें। 3 + 2 रूट 5 हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रैशनल है। लेट अस अज्यूम कि क्या है, ये 3 + रूट 5, 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने डायरेक्ट क्या करिए, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। a बाई बी के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हम मान लिया है यहाँ पे a b क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर को प्राइम्स है, को प्राइम नंबर है।
या यहाँ पे लिए AB आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हमने ये चीज़ कर ली तो एक बात बताओ, अब हम क्या करेंगे, AB और जो नंबर्स हैं एक तरफ कर देंगे और रूट वाली साइड एक तरफ कर लेंगे। तो A/B -3 इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को भी इधर ले आओ तो A/2B -3/2 इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। यानी कि आप इसको सिंपली लिखना चाहो तो 2B इधर हो गया, A -3B इज इक्वल टू √5। अब एक बात बताओ, AB क्या है यहाँ पर, को प्राइम है, ठीक है। AB क्या है, को प्राइम है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी। A -3B डिवाइड बाई 2B क्या होगी, ये एक क्या हो जाएगी, क्योंकि AB क्या हो गया, ये परिमेय में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक रैशनल नंबर होगा, तो एक बात बताइए, ये बराबर है √5 के, तो √5 भी उस हिसाब से क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए परिमेय संख्या। लेकिन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया कि √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है। जब अजम्पशन गलत हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा जो नंबर दिया हुआ है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। कुछ नहीं करना है, बस कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, वो आपको लिख लिख के करना पड़ेगा। ये किसी के, मैं एक बार ये चीज़ समझा सकती हूँ या कोई भी इंसान इस चीज़ को समझा सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं स्टेप्स भूल जाओगे, और स्टेप्स भूलोगे तो नंबर कट जाएंगे। पूरी चीज़ें लिखोगे, उसके बाद ही जाके वहाँ पर वो चीज़ मिलती है। अब अगली चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 1.4, उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले कि आपको डेसिमल को बटे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर 0.375 है, 0.375 ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जो है ना, ये इसको हम हटा देते हैं, और ये ऊपर जो भी नंबर दिया है उसको तो हमने लिख दिया। दशमलव के पहले अगर सिर्फ 0 है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता दशमलव हटाने के लिए। यहाँ पर ये दशमलव है, ये हटा तो उसकी जगह आ जाता है 1। अब उसके बाद देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 3 0 उतार दो, हो गया, बस कुछ करना ही नहीं था। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 375, 1 के बाद 000 है। अगर इसको घात में कन्वर्ट करना हो तो 10 की घात में कितने 0, 1 2 3, जितने 0 होंगे उसकी पावर उतना 3 कर दोगे, खत्म बात। ये मत सोचना कि एक 10 इधर आ गया तो 2 ही 0 बच रहे हैं तो पावर 2 लिख दो, नहीं, 10 लिखोगे, उसके बाद 1 2 3 जितने 0 होंगे उसके पावर 3 होगा। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 375 बटे में 10 × 10 × 10। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 10 × 10 × 10, 10 की पावर 3 मतलब 10 को आप गुणे के फॉर्म में 3 बार लिखोगे, यही चीज़ है। अब एग्जाम्पल और देखो, 0.25, 0.25 को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले 25 लिख दिया। अब ये डेसिमल हटाया, उसकी जगह आया 0, बाद में कितने हैं, 2 है 5 है, 2 नंबर्स हैं, तो आगे आ जाएगा 2 0। तो ये क्या हो गया, 25 बटे में यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 10, 10 की पावर कितने 0, 1 2, तो यहाँ पर स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो 25 बटे में 10 की पावर 2 है, यानी 10 × 10, 10 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। यही सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए होता क्या है, डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, जो दशमलव का जो एक्सपेंशन होता है, जो विस्तार होता है, वो क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि शांत और अशांत कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बात की जाए तो शांत होता है और अशांत। तो यहाँ पर डेसिमल की बात हो रही है, दशमलव की। एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो जाता है शांत और ये हो जाता है अशांत। अब होता क्या है इसमें, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर ऐसे कुछ भी दिया है p/q के, तो वो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा वो क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो q होता है, p और q क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। p और q क्या है, को प्राइम है, p q को प्राइम है, को प्राइम्स है। और क्या है यहाँ पर कि ये जो q है वो होगा
2 और 5 के फॉर्म में होगा। 2 और 5 के फॉर्म में कैसे होगा कि मान लेते हैं जैसे कि 2 की पावर n हो गया और 5 की पावर m हो गया, मतलब q में जो होगा 2 और 5 आएगा। n और m क्या है यहाँ पर, n और m जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, n एंड m पॉजिटिव इंटीजर होंगे, n m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है, शांत की बात हो रहा है, शांत की बात हो जा रही है, तो ये क्या होगा था, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बड़े आराम से। और क्या है, q यहाँ पर क्या है, q होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। यहाँ पर n और m क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब यह पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो अगर बटे में या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आए, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। हम कह सकते हैं इस चीज़ को, बटे में अगर कोई भी है, कोई भी वैल्यू है, अगर बटे में 2 आए या 5 आए या दोनों आए, उसके अलावा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 और 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर तीसरी चीज़ नहीं आ रही तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या शांत नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, जैसे कि अब एक चीज़ बताइए, ये है आपका 1, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 5/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2.5। तो 2.5 क्या है, इसका मतलब ये है कि ये शांत हो जा रहा है, इसका नेचर क्या है, ये रुक जा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। एक होता है अगर वो चीज़ इनफाइनाइट तक चलती जाए, जैसे कि हम √3 की बात कर रहे थे, √3 क्या है, वो चलता जाएगा, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अशांत नेचर का होगा। मतलब वो चलता जा रहा है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो चल रहा है बस, तो वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि छोटी मोटी कोई वैल्यू होती है और वहाँ पे आके रुक जाती है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में मेन डिफरेंस। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, इसके बारे में भी देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। जैसे 1 मान लेते हैं 1.23 और ये चीज़ चलती जा रही है, मतलब 2 3 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट हो रहा है ना, 2 3 रिपीट हुआ, फिर से 2 3 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2.456 456 456 456 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो 456 456 456 देखिए ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर का पेयर या कोई एक सिंगल नंबर इस तरीके से ऐसे बराबर रिपीट हो रहा है और बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं कि 4 5 6 7 आ गया, फिर 4 5 6 आ गया, फिर 4 5 6 आ गया, नहीं, पैटर्न जो होगा वो कांस्टेंट होगा उस चीज़ का। तो समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग कब होगा। क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन जो डिवीजन डिवाइड करते हो ना, वो मेथड नहीं अप्लाई करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप कह सकते हो पहले का फर्स्ट है 13 और 3125 तो 13 है और 3125 है। तो सबसे पहले 13 को क्या लिख सकते हो, 13 को तो रहने दो, फैक्टर्स किसके बनेंगे, 3125 के, 3125 के फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, 5 से 6 बार में जाएगा, 5 में 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 2 में 10 और 25, 5 बार में जाएगा और 5 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 13 डिवाइड बाई 3125 है, तो 3125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 1 2 3 4 5 बार 5
5 बार 5, तो 13 बटे में क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q की जो वैल्यू है या तो 2 के फॉर्म में आ रही है या तो 5 के फॉर्म में आ रही है या फिर क्या है 2 5 दोनों आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 5 की पावर 5 आ रही है, 5 क्या है यहाँ पर ऊपर जो पावर है वो भी क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया या फिर आप कह सकते हैं शांत नेचर का है। ठीक है, क्लियर है बात, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिए ज़रा इसका पॉइंट नंबर 3, 64 डिवाइड बाई 455, यहाँ पे भी इसको भी देखते हैं। 64 डिवाइड बाई 455, 455 ये 4th पॉइंट है। तो 64 को आप लिख सकते हो 2 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है, इस तरीके से 64 को लिख लिया। 455 को क्या लिख सकते हो, 455 को इसके भी फैक्टर निकाल लो, 5 से कट जाएगा, 5 9 42 और ये इतनी बार में 7 एकम 7 त्रिक 21 और ये 13 बार में जाएगा। तो ये हो गया 5 × 7 × 13। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऊपर जो भी है ठीक है, ऊपर से कोई खास मतलब नहीं है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं अगर 5 सिर्फ अकेला आता तो हम कहते हैं ये शांत नेचर का है, लेकिन 5 के साथ यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने पहले ही बताया था या तो सिर्फ 2 आए बटे में, या तो सिर्फ 5 आए या पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो दोनों आए, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आ रही है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का फर्स्ट का ही पार्ट है आपका 6, ठीक है 6 हो गया, 8th पार्ट देखिए इसका, 6/15 को देखिए। ठीक है, 6/15 को देखिए, इसमें भी आपको कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 8th पार्ट है 6/15, 6/15, ठीक है। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 × 5। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? कई बार गलती यहाँ पे हो जाएगी कि आपने सिर्फ बटे में देखा कि 3 है और 5 है, तो 5 हो गया तो टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन ये भी देखो ना कि ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कट जा रहा है, बच रहा है 2/5। जब चीज़ें कट जाती हैं, काटने के बाद देखो सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है बटे में, यानी कि ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, शांत नेचर का हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे एक पूछी गई थी। चलिए अब इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला पार्ट नहीं, यहाँ पे देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनको क्या करना है, जो भी इसमें पहले वाले पार्ट में जो भी टर्मिनेटिंग नेचर के आए थे, जो भी शांत नेचर के आए थे, उनको क्या करना है, हमें लिखना है और उनका क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, दशमलव में उस चीज़ को लिखना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड नहीं करना। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विच हैव टर्मिनेटेड। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहले की ही बात कर लेते हैं। पहला जो है पार्ट, पहला क्या था 13/3 1 2 5, 13/3 1 2 5, ये क्या आया था, ये टर्मिनेटिंग आया था। तो इसी को बोला जा रहा है कि इसको लिखो दशमलव के फॉर्म में। तो एक्चुअली में इसको आपको डिवाइड करके नहीं लिखना कि हाँ चलो भाग देने बैठ गए, इधर लिखा 3125 3125 और यहाँ पे लिखा 13 और फिर 0 लगाया 0, फिर 0 0 0 0, इस तरीके से करते जा रहे, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये 13 है बटे में इसका 3125 का फैक्टर हमने निकाला था। 3125 का फैक्टर हमने क्या निकाला था, 5 की पावर 5 आया था, 5 की पावर 5 आया था। तो अब क्या करेंगे, ये 13 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पे करने को, 5 की पावर 5 है, अगर आप ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कर दो
2 की पावर 5 से गुणा कर दो, तो क्या होगा 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, देखो ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो इस पर फैक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये करना क्यों ज़रूरी है कि 2 है यहाँ पर 2 की पावर 5, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 13 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर वाला रहने दो। नीचे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर पावर सेम है और बीच में, ये रूल है, पावर अगर सेम है और बीच में गुणे का साइन है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, होल पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये रूल होता है कि अगर पावर सेम है और नीचे गुणे में है बेस, तो दोनों बेस का गुणा हो जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगा, जो पावर दी हुई है, तो ये हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, ये हो गया आपका, ये हो गया 13 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 5, ये क्या हो गया 10 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पर एक बात बताओ, 13 हो गया और 2 की पावर 5 को आप लिख सकते हो 32, ठीक है 32। अब ये है 10 की पावर 5, 13 का जब आप 32 में गुणा करोगे यू विल गेट 416 डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 5। अब हमने क्या देखा था, दशमलव को फैक्टर में बदलना सीखा था, फैक्टर मतलब बटे में बदलना सीखा था। अब यहाँ पे ये चीज़ बटे में दी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 416 तो दिया है, यहाँ पर पावर 5 है यानी नीचे 5 0 है, 5 0 है तो 5 डिजिट के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा ऊपर, 1 2, यहाँ पर इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4 5, 0.00416 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है 0.00416 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको बाकी की चीज़ें भी सॉल्व करनी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग आए थे उसके लिए ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव decimal expansion as given below, in each case decide whether they are rational or not। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factor of q। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है कि 43.12 दिया हुआ है, इसको नोट करते हैं, 43.12345678 अब इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले इसको देख के ये इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहा, ठीक है, आप इसको चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में ये डेसिमल अगर हटा तो 1 कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 की पावर 9। तो ये क्या हो गया, इसको आप कह सकते हो कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है यानी कि ये शांत है। इसको हम क्या करते हैं, अब ये टर्मिनेटिंग हो गया यानी कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो q की जो वैल्यू होगी, q जो होगा वो ये इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब ये अगर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको q को, तभी तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ना। ये क्या हो गया, पहले जो था इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया यानी कि क्या हो गया, ये रैशनल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो अगर q जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर शांत होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर शांत होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि ये रैशनल भी है और साथ के साथ क्या है, टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। n और m क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में है 0.1201201200 फिर 1 2 फिर यहाँ पे 4 बार 0। अब इसको अगर आप देखो इस क्वेश्चन को
ये आगे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल होगा। सिंपल सी बात है, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया या फिर अपरिमेय, या फिर अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। अब अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, ये बहुत लंबे टाइम तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शांत तो नहीं होगा, ये अशांत होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रैशनल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, देख के आप पता कर सकते हो कि रैशनल है, इरेशनल है, या टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। अगला क्वेश्चन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग था और उसके साथ साथ क्या था, रैशनल भी था, सॉरी इरेशनल था, नॉन टर्मिनेटिंग था। और एक चीज़ यहाँ पे खास बात ये थी कि नॉन रिपीटिंग। कई लोगों को लग रहा होगा कि रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए 0.120 है, 1200 आ रहा है, ना कि 120 आ रहा है। अगर 120 120 120 होता तो ये क्या होता, रिपीटिंग होता, लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट जो है इसमें दिया है 4 3, डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और इसके ऊपर लगा दिया है इन्होंने बार, इसके ऊपर लगा दिया है इन्होंने बार। अब बार वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। वो हमने बहुत पहले ही देख लिया, इसी क्लास में स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो रैशनल है। ये तो सीधे सीधे हमने लिख दिया रैशनल है, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार का मतलब होता है, ये चीज़ हम बार बार लिखेंगे, यानी कि ये 1 to 9 जो है ये फिर से आएगा 1 to 9, फिर ये आएगा 1 to 9, फिर ये आएगा 1 to 9, इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखेंगे ये रिपीटिंग नेचर का है या नहीं। रिपीटिंग नेचर का होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि नहीं। 1 से 9 तक रिपीट हुई, फिर 1 से 9 तक रिपीट हुई, फिर 1 से 9 तक रिपीट हुई, फिर 1 से 9 तक रिपीट हुई, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है। ठीक है, रिपीटिंग भी है, ये रिपीट भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स है वो फाइनली ख़त्म होता है। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी नेक्स्ट संडे क्या होगा कि नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। जो अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, वो भी 1 शॉर्ट वीडियो होगी। तो हर संडे मैं एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।